नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके और उसके साथ नियमित रूप से पहुंच सके, वो भी सब्सक्राइब करें और उनके कमेंट्स, उनकी राय, आपकी राय भी हमको मिल सके। डिजिटल क्रांति भारत में जितने बड़े पैमाने पर है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है और इसे मीडिया क्रांति भी कहें। और इसीलिए इस समय चर्चा होती है कि क्या टीवी में क्या हो रहा है, टीवी के सीरियल क्या हैं, समाचारों की स्थिति क्या है, उसमें कितना ही लोगों में परहेज भी है, लोगों में आकर्षण भी है, सुदूर गांव से लेकर महानगर तक। तो आज इस मुद्दे पर सरकार और समाज के बीच में भी मतभिन्नता भी है, संसद में भी चर्चा होती है कौन सी चीज दिखाई जाए। और जो दूरदर्शन सिर्फ एक चैनल जहां होता था, आज सैकड़ों चैनल हैं और ओटीटी आप देखते हैं, नेटफ्लिक्स और दुनिया भर के लोग, जियो स्टार आ रहा है। खुद आप देखिए कि उसमें भी नीता अंबानी और उदय शंकर जो पत्रकारिता से गए, उदय शंकर जो पत्रकार के रूप में ही जिन्होंने काम किया, वो भी उस क्रांति में, चूंकि स्टार टीवी भी जब आया मोड़ोख, तो उदय शंकर उनके साथ काम किया और स्टार को काम पहुंचाया। तो इस क्रांति के युग में कहां लक्ष्मण रेखा हो और हमारा स्तर को लेकर के जो विवाद है उस पर भी चर्चा हो। सरकार बार बार कुछ नियम कानून ला रही है, लेकिन उसके विरोध में अदालतों में भी अपील की जाती है, हो रही है, अभी भी विचार चल रहा है। ऐसी स्थिति में डिजिटल क्रांति के, मैं तो ये मानता हूं कि मीडिया में क्रांति के जनक कहे जा सकते हैं मनोहर श्याम जोशी। क्योंकि आप देखें कि उन्होंने पत्रकारिता में जो काम किया उसकी चर्चा कम है, उनकी चर्चा टेलीविजन की वजह से है, उनकी चर्चा उपन्यासकार के रूप में है, कहानीकार के रूप में है, साहित्यकार के रूप में है। लेकिन आप याद करिए उस समय में जो सबसे पहले सोप ऑपेरा हम लोग आया था दूरदर्शन पे, प्रसार भारती, तो लालकृष्ण आडवाणी राजनीति पर आज मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं कि मनोहर श्याम जोशी का जन्मदिन भी 9 अगस्त को होता है। 1933 में उनका जन्म हुआ और मनोहर श्याम जोशी जी के साथ मुझे कई वर्ष काम करने का अवसर मिला और जब मैंने उनके लिए पहले लिखता रहा, फिर उनके साथ काम किया साप्ताहिक हिंदुस्तान में और बाद में भी अंत तक कहना चाहिए जीवन पर्यंत उन्होंने, मैं जिन पत्रिकाओं में संपादक रहा, मैंने मृत्यु से भी, जब जिसे कह सकते हैं कि 30 मार्च 2006 2006 जब आकस्मिक जो सूचना हमें मिली, उसके पहले लग रहा था कि बिल्कुल ठीक हो रहे होंगे। उस सप्ताह से पहले भी उन्होंने आज समाज, अब तो उसकी पुस्तक रूप में भी आया है, कॉलम आउटलुक साप्ताहिक, हमारी जो मैं इस पत्रिका का संपादक था, उसमें भी वो लिखते रहे। आप ये कहेंगे क्या सचमुच में क्रांति? बिल्कुल। आधुनिक पत्रकारिता में ये सही है कि दिनमान जब निकला तो हीरानंद वात्स्यायन अग्गे, वो भी साहित्यकार थे और उनके सहयोगी के रूप में ही मनोहर श्याम जोशी जुड़े थे और इसलिए ये कह सकते हैं कि वो भी एक पत्रिका टाइम और न्यूज़वीक की तरह कैसे हो, ये हिंदी में हुआ। अंग्रेजी में तब इंडिया टुडे भी नहीं आया था, आपकी जानकारी के लिए, और कोई भी पत्रिका नहीं थी। अंग्रेजी में भी उस तरह की कोई पत्रिका नहीं थी। इलस्ट्रेट वीकली आप कह सकते हैं कि जरूर था, लेकिन वो ऐसी कोई समाचार पत्रिका जिसको कह सकते हैं हिंदी में कुछ नहीं था, और वो भी एक आधुनिक दृष्टि। और इसलिए मनोहर श्याम जोशी अग्गे और अमृतलाल नागर जो साहित्यकार, क्योंकि लखनऊ में, मैंने वैसे आप उनको कह सकते हैं कि जोशी हैं तो उत्तराखंड के मूल मातृभूमि उनकी हो सकती है, वो तो अजमेर में जन्मे, लखनऊ में पले बढ़े वहाँ, तो अमृतलाल नागर का असर उन पर साहित्य के रूप में भी, लेखन के रूप में, और अग्गे जिसको उन्होंने अपनी पुस्तकों में भी हमेशा उसका जिक्र किया, भाषणों में जिक्र किया। तो इसलिए आप ये कहें कि कैसे पत्रकारिता में उसकी चर्चा कम होती है। मैं आप यूट्यूब पे भी जाएंगे तो जो मीडिया है, मीडिया हम जिसको कहते हैं, उसके बदलाव का जो स्वरूप है, टेलीविजन से पहले भी अखबार में भी कैसे होता है, ये उन्होंने करके दिखाया। ये सही है कि दिनमान में, उसके पहले आकाशवाणी फिल्म डिवीजन में वो काम कर चुके थे, फिर दिनमान में चूंकि अग्गे के साथ जुड़े, और अग्गे जब गए तो उन्होंने मनोहर श्याम जोशी के बजाय रघुवीर सहाय को संपादक, या कंपनी ने जो सोचा रघुवीर सहाय संपादक बने, और इन मनोहर श्याम जोशी जी को ऑफर मिला साप्ताहिक हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन का।
तो वो साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक रहे। एक तरह से उनके बने पत्रकारिता के उसमें 18 साल उन्होंने पत्रकारिता को दिए थे, इसलिए उस भाग को लोग उसकी चर्चा नहीं करते। साहित्यकार हम लोग टीवी, चूंकि टीवी का ग्लैमर है, आज हम भी आपसे यदि टीवी पर बात करें तो हमारे जो लेख हैं सप्ताह सप्ताह हो, जरूरी नहीं कि आप पढ़े, लेकिन आप इसके जरिए मिलते हैं। तो जोशी जी ने दोनों विधाओं में आधुनिक क्रांति, और मैं इसलिए कह सकता हूं कि साप्ताहिक हिंदुस्तान के उस फेज में रहा जब इमरजेंसी भी थी और इमरजेंसी हट भी गई। इमरजेंसी के पहले मैंने लिखा जब मैं वहां काम नहीं करता था हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में। तो लेखों को छापना, विविध तरह के साहित्य को, समाज को, राजनीति को, और ऐसा धुआंधार बोल करके लिखाने वाला कोई पत्रकार, आधुनिक दृष्टि वाला, उस समय में कैसे कहां से उनको पत्रिकाएं मिलती होंगी, विदेशी पत्रिकाओं को भी वो कहां से, अमेरिकन लाइब्रेरी से मंगवा लें या ब्रिटिश कहीं से मंगवा लें, और या कहीं से खरीद करके आ सकती हो, वो पुस्तकें आ सकती हो। तो अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी पर भी उनका उतना ही अधिकार था जिसकी चर्चा लोग नहीं करते। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि साप्ताहिक हिंदुस्तान में कुछ अनुभव भी बताऊंगा कि कैसे बेबाकी के साथ उनका पत्रकारिता थी। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनसंघ के नेता थे, बाद में जनता पार्टी भी तो हुई, बनी गए थे, विदेश मंत्री भी, वो और चीजों पर तो उनके दोहे उनके लिखे हुए अटल जी की, उनको बड़ा प्रिय था कि साप्ताहिक हिंदुस्तान को छापे। और जब जोशी से मिलते थे तो ज्योतिष पर अटल जी का भी बड़ा भरोसा था, तो मनोज जोशी ज्योतिष के भी अच्छे ज्ञाता थे। और उन्होंने कई बार वो, और यहां तक कि जो मुझे बताया गया, मैं उसके सामने गवाह तो नहीं हूं, लेकिन कई बार बड़े बड़े प्रबंधक या मालिक भी, के बिरला जी जब एक तरह से चेयरमैन रहे हिंदुस्तान टाइम्स के, बताते हैं कि वो भी कहते थे, अच्छा जोशी आपका ज्योतिष क्या कह रहा है। उद्योग जगत का पूछते होंगे, व्यक्तिगत पूछते होंगे, मैंने कहा इस पर कभी मेरी चर्चा नहीं हुई। लेकिन मैं उनको, मनोज जोशी को पिता की तरह से, एक तरह से देखता था, अपनी पत्रकारिता के गुरु के नाते, पिता के नाते। जैसे दो नाम हमेशा मैं लेता हूं, राजेंद्र माथुर दैनिक पत्रकारिता के, और जो एक विजन मैगजीन का होता है, जिससे एक बड़ा, जिसका टेलीविजन का होता है, वो मैंने बहुत कुछ मनोज जोशी से ग्रहण किया। वैसे मैं सबके संपर्क में रहा। कमलेश्वर जी ने मेरी कहानी संग्रह का भूमिका भी लिखी, वो भी कहानीकार बड़े थे, टेलीविजन से वो भी आए। लेकिन मनोज जोशी का नाम कमलेश्वर जी भी मानते थे कि उन्होंने जो क्रांति की वो कमलेश्वर जी ने भी नहीं उस तरह से कर पाए। वो अपना प्रोग्राम करते थे, लेकिन ये जो सफलताएं मिली, कमलेश्वर जी की आंधी मशहूर हुई, लेकिन एक कक्का जी कहें, नेताजी कहें, व्यंग जिस तरह से कह सकते हैं, उसको भी टेलीविजन पर स्थान लाना। हम लोग समाज को कल्याण के लिए, परिवार के लिए, पर्यावरण नियोजन का सरकार ने उनको ऑफर किया। एस गिल, बजाज भी याद है, दूरदर्शन के महानिदेशक, उन्होंने कहा कि आप लिखिए। तो पहले पत्रकारिता की चर्चा में करूंगा। उनके उपन्यास पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 2005 में मिला। देखिए, निधन से 1-1.5 वर्ष पहले उनको सम्मान मिला, जबकि उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। गुरु कुशवाहा के लिए मिलना चाहिए था, लेकिन क्या पर मिला, चूंकि वो हर वर्ष की जो समीक्षाएं होती हैं, या जो साहित्य में भी राजनीति है, मैं तो ये भी कहूंगा। और मनोज जोशी, ये नहीं कि वो अपना कभी अहंकार था ही नहीं, उनको बहुत योग्य होते हुए, हिंदी अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता और समाज को, राजनीति को सबसे नजदीक जानते हुए, वो हमेशा कहते रहे हमने कुछ नहीं किया। आप उनके भाषण कहीं आपको मिल भी जाएगा, यूट्यूब पर भी या कहीं लिखा हुआ, तो कहेंगे अरे नहीं, हमें तो कोई मानता नहीं, हमें तो लेखक ही नहीं मानते। यहां तक वो कहते थे, भाषणों में सार्वजनिक रूप से कहते थे। और जो मैं कर सका मैं करता हूं, जैसा मैं लिखता हूं, फिर वो बदलते रहते थे। अब आज भी उनके कितने उपन्यास अधूरे होंगे, उनकी पत्नी भगवती शर्मा जो है, भगवती जोशी जी। तो ऐसी स्थिति में आप ये सोचिए कि वो लेखन पत्रकारिता में उन्होंने, साप्ताहिक में, कांग्रेस में, जो कि मैं तो राजनीतिक संवाददाता था, कांग्रेस पर भी, जनता पार्टी पर भी, सोशलिस्ट पर भी, चंद्रशेखर भी उनको लिख रहे हैं, मधुलिमे भी कर रहे हैं, मधुलिमे का इंटरव्यू भी छाप रहे हैं, इंदिरा गांधी और संजय गांधी की कवर स्टोरी। मैं राजनीतिक संवाददाता था, संजय गांधी आए तो उन्होंने कहा नहीं, हम देखो अभी ये युवा आया है, क्या करना चाह रहा है, यदि इसके जो प्रोग्राम है पेड़ लगाने का या पर्यावरण नियोजन का, तो इस पर भी क्यों नहीं किया जाए। तो हमने ठीक है, तो यूथ कांग्रेस उस पर, या और कहीं श्रमदान हो रहा था, यदि अमेठी में जहां कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, जोशी ने मुझे कहा कि जाओ, हमने वहां पर कैसे अमेठी स्टेब्लिश आज जो हुई है उसके पीछे जोशी जैसी दृष्टि, वो उन्होंने वहां छापा, और फिर अंग्रेजी में भी कई जगह छपा। फिर साप्ताहिक हिंदुस्तान में निरंतर बड़े बड़े साहित्यकार, रामधर्ष मिश्र जो आज 100 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, यशपाल जी हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, शिवानी हैं, पद्मा सचदेव हैं, मतलब आप किसका नाम लिया जाए, आप अनगिनत इसको कह सकते हैं। पूरे देश के, उत्तर भारत से दक्षिण भारत, महाराष्ट्र से, गुजरात से जो अच्छे लेखक, और खास करके हिंदी के
जो बाद में और अधिक स्थापित हुए या पहले जो रहे, राजेंद्र यादव के साथ उनकी भिन्नता होते हुए भी, अच्छा वैचारिक रूप से वो उनको समाजवादी साम्यवादी कुछ भी आप कह लीजिए, चूंकि बाहर से भी उनका प्रभाव था, लेकिन उसी तरह से धर्म के प्रति उनकी आस्था। सुबह उनके समय में जब सुबह 8 बजे जाता था साप्ताहिक हिंदुस्तान में, रात को 12 बजे तक लिखा हो, उनसे सुबह उसकी कॉपी चेक हो जाए ताकि चले जाए, तो मैं घर ही उनको चलाया था। उन्होंने कह रखा था सुबह आ जाओ ताकि मुझे बताओ, चूंकि जबकि लोग दैनिक अखबार में काम होता है, लेकिन उनकी आदत थी कि ठीक है यदि हो सकता है तो तत्कालिक जो सप्ताह में जा सकता है वो भी अंतिम दिन तक हो। तो पूरा राजनीतिक मेरी डायरी हो, राजनीतिक विश्लेषण वाले हो या अंदर खाने की रिपोर्ट हो, तो जोशी जी के पास जब जाए तो सुबह मंत्रोच्चार बाकायदा जितने करते थे, अच्छे अच्छे पंडित, उसकी आप ध्वनि नहीं सुन सकते जितना अच्छा वो करते। तो धार्मिक आस्था अपनी जगह, डॉक्टर मुरलीधर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी जी मान रहे, और दूसरे कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी उनको उसी तरह से मान रहे। लेखकों में यदि अज्ञेय हैं तो उसके साथ जो वामपंथी विचार वाले हैं, शमशेर बहादुर सिंह हो या दूसरे नागार्जुन हो, सब मनोज जोशी को ऐसा नहीं कि वो परहेज करते हो, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके विचार किस तरह के हैं। तो पत्रिका में एक दूसरा रूप और आधुनिक उसमें मातृत्व का मुझे कहा गया नहीं, मातृत्व के बारे में जो क्या है, और इससे जो लोग अनवेड मदर से उस पर अच्छा सा करें, या मेड फॉर ईच कपल ईच अदर, ऐसे कौन परिवार हो सकते हैं। सामाजिक स्टोरीज लिखने के लिए भी राजनीति पर लिखना मुझे था ही, लेकिन इमरजेंसी में आप जानते हैं कई चीज राजनीति पर नहीं होती, तो कहते हैं अच्छा है। तो सतीश गुजराल जो बहुत बड़े पेंटर रहे, इकबाल गुजराल के भाई, जो जिनको कह सकते हैं कि बोलने में मतलब उनको बाद में बोली उनकी शुरू हुई, वरना उस समय वो उनको समस्या थी। तो खाली एक अपना कहना चाहिए कि उसके बाद भी वो कितने अच्छे पेंटर रहे। तो वो उनकी पत्नी गिरजा कुमार माथुर हैं या रमानाथ अवस्थी हैं साहित्य के। तो जो लोग, एक राजेंद्र यादव और मनु भंडारी जी, तो ऐसे जो व्यक्तित्व है उनके बारे में भी लिखा जाए और राजनीति में लिखा जाए। दूसरा उसकी बात करें, जो उन्होंने पहला टेबलॉइड भारत अखबार में निकला है। देखिए ब्लीच तो साप्ताहिक था और विचारों का उसका कम्युनिस्ट माना ही जाता था, लेकिन मॉर्निंग इको जिसके बारे में पत्रकारों को भी आज हो सकता है कि आप हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकों से पूछे मॉर्निंग इको कोई अखबार निकला था, जबकि वो कई वर्ष निकला है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं, और वैसे काल में निकला इमरजेंसी, उसके बाद भी जनता पार्टी के समय चला। मनोज श्याम जोशी उसके पहले संपादक थे, जिनकी दृष्टि यादव, इसलिए साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक रहते हुए उन्हें मॉर्निंग इको का दायित्व दिया गया, क्योंकि उनकी दृष्टि में मैं ये भी कहूंगा कि इतना कि टेबलॉइड कैसा, उनकी परिकल्पना उनकी थी। संतोष नाथ जो लेबर कानून के बड़े विशेषज्ञ थे, स्टेट्समैन से आए थे, महाप्रबंधक, और डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस जो राजनीति में भी बाद में आए, जो ललितान मिश्रा परिवार के भी सदस्य थे, वो उप महाप्रबंधक, डिप्टी जनरल मैनेजर, चूंकि तब कोई डायरेक्टर बड़े बोर्ड नहीं होता था, सिर्फ के बिरला चेयरमैन। ऐसी स्थिति में मॉर्निंग को काम करने का सौंपा किसी अंग्रेजी के संपादक को या अंग्रेजी हिंदुस्तान टाइम्स से किसी सहयोगी को लेने के बजाय मनोहर श्याम जोशी जी, चूंकि टाइम न्यूज वीक, चूंकि निर्माण में भी वो काम इतना किए थे, और साप्ताहिक हिंदुस्तान में जो राजनीतिक तेवर था, धर्मियों निश्चित रूप से अधिक बिक्री वाली पत्रिका थी, लेकिन राजनीतिक तेवर, व्यंग और पैनेपन के लिए साप्ताहिक हिंदुस्तान की छाप उससे भी अधिक थी। जैसा मैंने कहा कि जिसके पास पैसा ज्यादा हो वही धनी नहीं होता, जिसके पास बुद्धि हो, कौशल हो, या जिसको लोग पसंद करते हो। तो मनोज श्याम जोशी आज भी, उस समय भी कई इंटरव्यू आपको मिले जिसमें वो कहते थे कि बिहार में भी सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। मैं आज भी, मैं खुद भी मानता हूं, मैं बिहार में बाद में तो वर्षों बाद, चाहे आउटलुक पत्रिका हो या नवभारत टाइम्स हो, हिंदुस्तान हो, तो बिहार में सबसे अधिक पाठक मिलते हैं। तो मनोज श्याम जी सार्वजनिक रूप से उसे स्वीकार करते थे, और इसलिए जब टेबलॉइड निकला, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जिसमें प्ले बॉय जैसा भी हो, लेकिन वैसा ना हो कि उसमें आखिरी में एक अच्छा रंगीन चित्र। एक समय डेबोनायर, जिसके विनोद मेहता एडिटर रहे, वो ऐसी पत्रिका थी जिसमें कुछ ऐसे चित्र छपते थे महिलाओं के, फैशन के, सिनेमा के, जिसे आप आज के संदर्भ में कह सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति है। लेकिन आज तो बहुत ज्यादा छप सकता है, अब तो कुछ सब कुछ बने, पोर्नोग्राफी को रोकने की बात होती है, लेकिन उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया, एक लक्ष्मण रेखा बनाई। यही मैं आज इसकी चर्चा कर रहा हूं, जब डिजिटल क्रांति हो रही है तो उसको टेबलॉइड निकाल करके, आज भी उस तरह का टेबलॉइड नहीं है। आप यदि मॉर्निंग को कहीं फाइल आपको किसी लाइब्रेरी में, किसी क्रांति में मिलेगा, जबकि अब तो कहीं दिखाई नहीं देता। हिंदुस्तान टाइम्स की लाइब्रेरी में भी कहीं रखा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी न किसी आर्काइव में उसको आपको मिल सकता है। उसके रंगीन प्रश्न भी होते थे, संडे को बाकायदा अच्छे अच्छे विचार उसमें वो, और खबरें ऐसी, जैसा मैंने कहा पहले इमरजेंसी, और उसके बाद जब जनता पार्टी आई और हिंदुस्तान टाइम्स के प्रति कोप दृष्टि, के बिरला के लिए गिरफ्तारी तक के आशंकाएं व्यक्त करते थे लोग, वो खुद भी करते थे बिरला जी। और उस समय चरण सिंह गृह मंत्री जो उनसे नाराज थे, उनके बारे में मेरी स्टोरी छपी,
कुछ भी मतलब जो अंतर्विरोध थे, जनता पार्टी के झगड़े थे, उस पर भी लगातार वो छापने में उन्होंने कभी वो नहीं किया। एक लक्ष्मण रेखा उन्होंने बनाई जब बाबू जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम को लेकर के, जब सुरेश सुषमा कांड जो उसके कुछ अश्लील चित्र जैसे उनके दोनों के संबंधों को लेकर के फोटो नेगेटिव, उस समय के जो नेता थे जनता पार्टी से जुड़े हुए, अब उनको कहाँ से मिले थे नहीं कह सकते, लेकिन मैं उनको भी श्रेय देता हूं कि केसी त्यागी जैसे कुछ नेता थे जिनको जहां से उपलब्ध हुआ उन्होंने कहा कि आप छापना चाहेंगे, आपका तो टेबलाइड है। मैंने उसकी नेगेटिव वगैरह तक उन्होंने हमें कुछ प्रोवाइड कराने का कहा, और मैंने जोशी से बात की। जोशी ने कहा नहीं, पोर्नोग्राफी मतलब उस तक सेक्स संबंधों को और नेता के बेटे का इस तरह से नहीं छाप सकते। लेकिन एक दूसरा इसका एक और अपवाद बताता हूं। लोग कहते हैं कि आज के समय में दबाव है पत्रकारिता पर। इमरजेंसी आपातकाल की सेंसरशिप के बाद जब सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन कांति देसाई को लेकर के और सुरेश राम और संजय गांधी ऐसा लगकर के 4-5, एक रत्नधर झा वो चीफ सब एडिटर थे, उन्होंने वहीं बैठे कुछ ऐसे जो नेताओं की संतान है उस पर मॉर्निंग को में खबर छाप दिया। किसी ने कान भरे कांति देसाई ने किसी से कहा, और जो मुझे नहीं मालूम कि किस दबाव में आए, लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट ने तुरंत मनोहर श्याम जोशी जी को अगली सुबह बुलाया 11 बजे जब वो आते हैं ऑफिस। वो कहा कि या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या हम आपको शाम तक डिसमिस कर देंगे और दोनों पत्रिकाओं से आपको मुक्त कर दिया जाएगा। मेरी पत्रिकाओं साप्ताहिक हिंदुस्तान और मॉर्निंग को, दोनों के संपादक थे। बहुत विचलित हुए। लालकृष्ण अडवाणी मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री, मैं संवाददाता था। जोशी ने मुझे बताया, मैं उनका परम शिष्य था, मैंने कहा माना जाता था। हमने कहा नहीं, ऐसा इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और मैं खुद अपनी मोटरसाइकिल पर जोशी से कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ। लेकिन संसद भवन हम गए। ज़्यादा लंबी विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि हम जाकर के अडवाणी से मैंने पहले अलग से मिला। जोशी जी से कहा कि आप मत मिलिए, पहले आप कहीं बैठिए सेक्रेटरी के कमरे में, और उसके बाद उनसे समस्या बताई कि ये तो बहुत बड़ा हंगामा होगा, क्योंकि ये तो इमरजेंसी से बदतर है कि आप संपादक को रातों रात हटा दिया जाए। तो उन्होंने कहा मैं मोरारजी भाई से बात करूंगा। फिर हम हेमंत बहुगुणा के पास गए जो मंत्री थे। ऐसे 2-4 जो मंत्री हैं उन लोगों से बात करके वो मामला उस समय तो शांत हुआ। लेकिन जब 80 के बाद कांग्रेस की सरकार आई, और तब मैं यहाँ तो नहीं था, मैं तो बाहर जर्मनी में चला गया था रेडियो में, डोइचे वेले में, और तब जोशी जी बाद में मुझे वहीं पर मालूम हुआ कि ज्ञानी जैल सिंह पर एक कुछ ऐसा छपा जो राष्ट्रपति थे, छोटा सा किसी बने, बहुत ही कहना चाहिए कि ऐसे सहयोगी जो बहुत बड़े न संपादक थे न पत्रकार, लेकिन मतलब पत्रकार तो कह सकते हैं आप, चूंकि लिखा उनका छपा, मैंने वो प्रूफ रीडिंग भी कर दे, लेकिन उनके कुछ ऐसी टिप्पणी थी जिससे कि जैल सिंह नाराज हुए और तब कंपनी से उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। तो पत्रकारिता में उसके बाद लेकिन उन्होंने टीवी में जो क्रांति की, हम लोग बुनियाद, रमेश सिप्पी उनको जितनी तारीफ करते कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, इस तरह का उनका उस समय में क्रांति, उस समय टीवी में जब इस्तेमाल होता था, बुनियाद, विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक मतलब आप ये कह सकते हैं राष्ट्रीय एकता का मुद्दा हो, सांप्रदायिक मुद्दे हो, हम लोग जैसा मैंने कहा की बात है। फिर कमल हासन जैसे उन्होंने मैंने अप्पू राजा या हे राम, उसके लिए जोशी जी का उपयोग किया। आप देखते हैं उनके जो मशहूर मैंने हसीन सपने, ये एक उनका बड़ा ही जोरदार वो था जिसको कह सकते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये मुझे अभी याद आया नाम, क्योंकि उतना उस समय बहुत पॉपुलर हुआ टीवी पर। तो टीवी में भी उन्होंने किया। उपन्यास जब लिखे कुरुकुरु स्वाहा तो अपने आप में कसब, तो उनको कोई लोग शेखर एक जीवनी, कवि प्रेमचंद, मतलब भारतीय साहित्य में भी जो आधुनिक ढंग से जो लिखा जा सकता है, कई उनके उपन्यास हैं, कसब है क्या, जिस पर उनको पुरस्कार भी मिला, और हरकुलस की डायरी, मतलब जितना वो लिख सकते हैं उन्होंने कई लिखे, और कई अधूरे रहे जो बाद में भी छपते रहे। और लेखक मेरे लिए तो वो अमेरिका में भी यदि बैठे हैं तो कैसे हाथ से लिखकर कैसे पहुंचे, उनके सुपुत्र अनुपम उसे कहते थे किसी तरह इसको पहुंचाओ, तब ये सुविधाएं न कंप्यूटर था न कुछ था, और हाथ का लिखा हुआ उनका कैसे माध्यम से उसका फैक्स से पहुंचे, टेलेक्स से पहुंचे। तो वहां रह करके हर सप्ताह नियमित रूप से समय पर कॉपी भेजना और दूसरों से जो लिखवाना उस पर रहा है, जो उन्होंने लिखा वो हम उसको ब्रह्मवाक्य में हेडिंग भी उसका न बदला जाए, ये भी सुनिश्चित हम लोग करते थे। तो पत्रकारिता में जो उनका योगदान है उसे नहीं भुलाया जाना चाहिए, और आज उसे आदर्श माना जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि टेलीविजन में, फिल्म इंस्टीट्यूट में उनके नाम पर हॉल बनाया गया है। इसी तरह से मास कम्युनिकेशन के जो सेंटर्स हों, साहित्य से संबंधित जो संस्थाएं हों, उनके बीच में मनोहर श्याम जोशी के विचार, उसका साहित्य, मनोहर श्याम जोशी की पत्रकारिता,
इस पर और अधिक शोध कार्य और नई पीढ़ी को उसे बताने की आवश्यकता है। ये एक सही वक्त है जब डिजिटल क्रांति में कहाँ लक्ष्मण रेखा हो। यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम आ गया है, और टीवी में तो जो क्रांति हो रही है उस पर भी बार बार OTT पर सेंसरशिप होना चाहिए, तो क्यों नहीं। और अब तो वेव, जैसे देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये पहल की है कि OTT हमारा जब नेटफ्लिक्स वगैरह हो सकता है तो भारत का अपना क्यों नहीं हो, अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स क्यों ना हो। जब इसकी बात हो रही है और जब उदय शंकर या नीता अंबानी जैसे लोग आए हैं या और अडानी का ग्रुप NDTV में उन्होंने ले लिया है, इस क्रांति के युग में मनोज श्याम जोशी एक आदर्श संपादक हो सकते हैं, जिनको पत्रकारिता के लिए, फिल्म के लिए और खास करके दूरदर्शन, टेलीविजन और जो नया OTT आया है उस सब के लिए, मेरा ख्याल है नवनीत सहगल जो उसके चेयरमैन है, या आप देखिए कि वैष्णव, उनके जुम्मे है सूचना प्रसारण मंत्री, लेकिन अंततोगत्वा तो प्रधानमंत्री कार्यालय निर्भर करता है, प्रधानमंत्री तय करते हैं। तो मनोज श्याम जोशी सर्वमान्य संपादक, साहित्यकार, फिल्मकार रहे हैं। उनके आदर्श को उसके बाद और जो है उनको भी पढ़ाया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि उनको एकमात्र, लेकिन जो उन्होंने जो क्रांति की, आज इस नई डिजिटल क्रांति के युग में उन आदर्शों का पालन हो सकता है, ये प्रयास हो। मैं जानता हूं कि मनोज श्याम जोशी के जन्मदिन पर हर बार प्रभात रंजन, एक युवा जो उनके साथ बहुत कुछ वर्ष उन्होंने साथ में काम भी किया उनके उसमें, वो उनके अपनी संस्था की तरफ से हर बार एक आयोजन भी करते हैं। तो मैं इसलिए ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जो बड़ी संस्थाओं को करना चाहिए, अकादमियों को करना चाहिए। वो काम एक युवा जो उस समय रहे, आज वो अपने क्षमता के साथ साहित्य से उनका लगाव है, तो मनोज श्याम जोशी के विचारों को, उनके हिंदी के साहित्य के या हिंदी लेखन को लेकर के हर बार कुछ न कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तो इसे एक आयोजन छोटा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उन विचारों को कैसे पहुंचाया जाए, इसका दायित्व समाज, विश्वविद्यालयों, सरकार सबका है। HSI में हम यही विराम देते हैं। उम्मीद है लक्ष्मण रेखा का पालन करने के लिए आपका भी वही मूड होगा जो मनोज श्याम जोशी की आदर्श रेखा थी। परिवार में भी टीवी देखा जाए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक परिवार में, जो भारत जैसा देश है। तो HSI में हम विराम देते हैं। आप देखते रहिए और अपने विचार, अपने कमेंट से जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।